नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत केमिस्ट्री का पार्ट 9 लेकर आ चुका हूं। यानी 8 क्लासेस जो है वो पहले हो चुकी हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सभी सब्जेक्ट वाइज। वहां से भी क्वेश्चन आउट सीरीज सर्च करके देख सकते हैं आप, ठीक है। और आपको पहली बार चैनल पे है तो आप सीधे आप यूट्यूब के सर्च इंजन में जाकर सिर्फ लिखिएगा क्वेश्चन आउट सीरीज, बस इतना लिखिएगा बाय अभिषेक ट्यूटोरियल। तुरंत आपका सारा वीडियो सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपका वही आएगा। एग्ज़ाम के 10 दिन बचेगा तो भी आप यही सब वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के अगर 10 दिन बचें तो ये सब वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा, जो कि प्लेलिस्ट में आपका मौजूद है, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप अभिषेक ट्यूटोरियल पे जुड़े हुए हैं तो आपको डेली कंटिन्यू व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे घंटी जो है उसको बजाकर ऑल पे कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए झट से, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हो, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों को बताएं। आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे हो सभी दोस्तों को जरूर बताओ, क्योंकि बस 2 से ढाई महीना ही रह गया है अब आपके एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल तैयारी के लिए तैयार हो जाएं। आज का फर्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के बीच अंतर बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कॉलम बना लेना है। इस तरह से कॉलम बनाकर आपको एक एक करके लिखते जाना है। इधर मिथाइल अल्कोहल हो गया और इधर आपका इथाइल अल्कोहल हो गया। पहला मिथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH, और इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5OH। इथाइल मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है, ठीक है। CH3 + I2NOH कोई प्रतिक्रिया नहीं, जबकि यह आयोडोफॉर्म बनाता है C2H5OH +I2 + 6NOH, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बन रहा है CH3 + 5NaI +HCOONA +5H2O, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में, तो ये मिथाइल एसीटेट बनाता है। मिथाइल अल्कोहल क्या बनाता है? मिथाइल अल्कोहल आपका मिथाइल एसीटेट बनाता है। मिथाइल अल्कोहल मिथाइल एसीटेट बनाता है, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है इथाइल एसीटेट बनाता है। C2H5OH +CH3COOH H2SO4 से की उपस्थिति में CH3COO C2H5 +H2O इथाइल एसीटेट बनाता है, और ये मिथाइल एसीटेट बनाता है और ये इथाइल एसीटेट बनाता है। नेक्स्ट है H2SO4 और K2Cr2O7 से प्रतिक्रिया कराने पर मिथाइल अल्कोहल जो है पहले फॉर्मल्डिहाइड बनता है और फिर फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। यानी पहले फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यानी CH3OH H2SO4 और K2Cr2O7 से अभिक्रिया कराई गई तो पहले आपका फॉर्मल्डिहाइड बना और फिर फॉर्मल्डिहाइड से क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल बन गया। उसी तरीके से यहाँ देखा जाए अगर मिथाइल अल्कोहल का, तो H2SO4 और K2Cr2O7 से प्रतिक्रिया कराने पर पहले ये एसिटिल्डिहाइड बनाता है, जहाँ ये पहले फॉर्मल्डिहाइड बनाता है और ये पहले क्या बनाता है? एसिटिल्डिहाइड बनाता है, और फिर एसिटिक अम्ल बनाता है। ये फॉर्मिक अम्ल बनाता है और ये एसिटिक अम्ल बनाता है। तो C2H5OH H2SO4 और K2Cr2O7 से प्रतिक्रिया करने पर पहले आपका एसिटिल्डिहाइड बनाया, उसके बाद फिर ये क्या बना दिया है? आपका एसिटिक एसिड बना दिया है, एसिटिक अम्ल बना दिया है, ठीक है। इंग्लिश में भी नीचे देख लेंगे, सब कुछ वही है, ठीक है। बस आपका लैंग्वेज इंग्लिश है। जनरल फार्मूला दिया गया है दोनों का, आयोडोफॉर्म नॉट ऑब्टेन, आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन, ठीक है। उसके बाद मिथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड, और यहाँ क्या बनाया? इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड। रिएक्शन सबका सेम है, ठीक है। जब इसे H2SO4 से अभिक्रिया कराया गया, रिएक्शन विद H2SO4 एंड K2Cr2O7, पहले ये फॉर्मल्डिहाइड देता है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मिक एसिड बनाता है, ठीक है, जिसके इक्वेशन ये हैं।
और इधर बात की जाए तो जब रिएक्शन किया जाती है H2SO4 और K2Cr2O7 से, तो फर्स्ट क्या देता है एसिल्डिहाइड, उसके बाद द एसिटिक एसिड इज फॉर्म, उसके बाद एसिटिक एसिड बाद में बना दिया जाता है। तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या है। समुद्री घास से आयोडीन के निष्कासन का वर्णन करिए। समुद्री घास से आयोडीन कैसे बनाया जाता है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। हाउ आयोडीन एक्सट्रैक्टेड। हाउ आयोडीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वोइड्स। समुद्री घास से आयोडीन कैसे निष्कासन किया जाता है, इसका वर्णन करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बारहवीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डॉटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे देखेंगे आयोडीन के मुख्य स्रोत। सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन के मुख्य स्रोत सक्रिय तत्व होने के कारण आयोडीन जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसके मुख्य स्रोत है, पहला है समुद्री घास, दूसरा है आपका चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, और आपका थर्ड है प्राकृतिक ब्राइन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, समुद्री घास से निकालना है। तो समुद्री घास से कैसे उत्पादन होता है आयोडीन का, वो देखेंगे यहाँ से। समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन, लैमनोरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है। लैमनोरिया किस्म की, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है आपका कि किस घास में आयोडीन रहता है, तो लैमिनोरिया किस्म की समुद्री घास में आयोडीन उपस्थित रहता है। समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर इसे गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, जलाया जाता है, ताकि उपस्थित आयोडीन नष्ट नहीं हो। जलाने के फलस्वरूप प्राप्त राख को केल्प कहा जाता है। समुद्री घास को जलाने के फलस्वरूप जो राख होता है उसे क्या कहते हैं, केल्प कहते हैं, जिसमें 0.54 से 1.3% तक आयोडीन रहता है। केल्प को जल में घुलाकर केल्प को जल में घुलाकर आंशिक रवाकरण करने से जल में कम घुलनशील अवयव KCl, K2SO4, NaCl आदि रवाकृत होकर क्या करते होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब में जल में अधिक घुलनशील, जैसे कि K हो गया, NaL हो गया, ये सब मातृ द्रव में शेष बचे रह जाते हैं। मातृ द्रव में सांद्र H2SO4 मिलाकर क्षारीय सल्फाइडों से मुक्त गंधक को बर्तन के पेंदे पर बैठने दिया जाता है। मातृ द्रव में H2SO4 मिलाकर क्षारीय सल्फाइडों से मुक्त गंधक को बर्तन के पेंदे पर बैठने दिया जाता है। अवक्षेपित गंधक को छानकर हटा दिया जाता है। अवक्षेपित गंधक को छानकर हटा दिया जाता है एवं क्षनित द्रव को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 सांद्र H2SO4 के साथ लोहे के बक यंत्र में मिलाकर मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आयोडीन बाष्प के रूप में निकलता है, जिसे चीनी मिट्टी की बनी विशेष प्रकार की नलियों में, जिसे एल्यूडेल कहा जाता है। चीनी मिट्टी की बनी विशेष प्रकार की नलियों में, जिसे एल्यूडेल कहा जाता है, संघनित करके ठोस के रूप में क्या किया जाता है, जमा कर लिया जाता है। तो ये अभिक्रिया लिख लेंगे, 2NaI प्लस MnO2 प्लस 3H2SO4 प्लस इज इक्वल टू क्या देता है, 2NaHSO4 प्लस MnSO4
2H2O और आयोडीन निकल जाता है इस तरह से। तो आयोडीन को Ki के साथ ऊर्ध्वपतित करके शुद्ध आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे I2 और यहाँ पे देखते हैं Br2 से शुद्ध आयोडीन यहाँ पे प्राप्त किया जा रहा है। तो हिंदी में हो गया। और जल्दी से यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ आयोडीन क्या है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी आयोडीन इज नॉट फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, क्योंकि ये रिएक्टिविटी होता है, काफ़ी रिएक्ट करता है, इसीलिए जो है फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में नेचर में नहीं पाया जाता। इट्स मेन सोर्सेज आर सीवीड्स, चिली सल्टपीटर, नेचुरल ब्रेन, तीन इसके मेन सोर्स हैं। अब यहाँ से एग्जाम में पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सी वाटर, सी वीड, तो हम लोग सी वीड से देखेंगे। सी वीड, लैमिनेरिया, ये भी आपका VVI है, याद रखिएगा। लैमिनेरिया कंटेंस आयोडीन, सी वीड is well dried and burnt in deep pits carefully so that iodine to get destroyed, यानी कि उसे अच्छी तरह से जला दिया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी आयोडीन का पार्ट यहाँ पे क्षय नहीं हो सके। द ऑब्टेन एस, यानी अब जो राख बचा, द ऑब्टेन एस इज कॉल्ड कल्प, उसे क्या कहा जाता है, केल्प बोला जाता है। विच कंटेंस 0.4 टू 1.3 आयोडीन, जिसमें 0.4 से 1.3 आयोडीन होता है। केल्प को क्या किया जाता है, केल्प इज डिसॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज पार्शियली crystallized when less soluble Ki and Na remain in the mother liquor, ठीक है। उसके बाद ये रवाकृत हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे H2SO4 is added when basic sulfides deposit at the bottom, क्योंकि यह बेसिक सल्फाइड जो है उसके पेंदे में बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, H2SO4 ऐड किया जाता है, विच इज फिल्टर, जो कि फिल्टर होकर उसे क्या किया जाता है, हट जाता है, वो हटा दिया जाता है। नाउ द फिल्टर now the filtrate is mixed with MnO2 and H2SO4। अब जो फिल्ट्रेट है उसे किस में मिलाया जाता है, MnO2 और H2SO4 में, एंड हीटेड इन द आयरन वेसल्स, और उसे आयरन वेसल में गर्म कर दिया जाता है। आयोडीन वेपराइजेज ड्यू टू द रिएक्शन एंड इज कलेक्टेड। अब वेपराइज होकर आयोडीन जो होता है वो क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है इन एलुडेल में कलेक्ट किया जाता है। और आयोडीन इज नाउ कलेक्टेड एज सॉलिड आफ्टर कंडेंसेशन, और इस तरीके से सॉलिड के रूप में कंडेंसेशन के तहत आयोडीन जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। इट इज ट्रीटेड विथ Ki टू ऑब्टेन प्योर आयोडीन, और प्योर आयोडीन इस तरीके से आपका प्राप्त कर लिया जाता है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अधिक से अधिक समझ में आएगा कि हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है, और वहीं इंग्लिश में की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी इजी हो जाती है, जिससे समझ में आसानी से आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो देखेंगे एक एक करके आंसर देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। पहला लिखेंगे यह अंतर आणविक वॉन्डर वालो बल के कारण होता है, यह अंतर आणविक वॉन्डर वाल के कारण होता है। ठीक है, देखो पढ़ाई करने का दो तरीका है। बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं, नोट्स बनाने में टाइम लगता है। आप मुश्किल से, मैं अगर 10 से 15 मिनट की अगर वीडियो दे रहा हूँ तो आपको नोट्स बनाने में करीब करीब 30 मिनट लग सकता है, ठीक है, देखकर। लेकिन अगर आप इसे देखकर याद करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से 30 मिनट में जो नोट्स बनाते हो आप, जो है 1 घंटे में अगर इस वीडियो को 3-4 बार देख लिए, ठीक है, तो नो डाउट आपको ये वीडियो से क्वेश्चन जो भी हैं वो आपके याद हो जाएंगे। यानी एक दिन में मैं 3 वीडियो देता हूँ, ठीक है, अगर 4 वीडियो भी देता हूँ, तो अगर आप 4 घंटे देखकर अगर वीडियो से ही याद कर लेते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोई नोट्स बनाने की, नोट्स बनाकर टाइम वेस्ट करने की। तो 4 घंटे में आपकी तैयारी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, और आपको बार बार
क्या करना है, वीडियो देखकर लिख कर देखना है कि आपने याद किया है तो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। याद कैसे होगा, वीडियो को प्ले मोड में डाल दें, हेडफोन लगा लें और उसे देखें और ठीक है उसे ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक लाइन में बोलता हूँ, हिंदी वाला भी सुनिए और इंग्लिश वाला भी सुनिए। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ देखें फिर स्किप करके यहाँ देखें, स्किप करके यहाँ देखें, तो उस तरीके से आप नोट्स बना लोगे। नोट्स फिर से आपका कोचिंग क्लास में लिखाया गया है, को नोट्स नोट्स में ही रह जाएगा और एग्जाम टाइम फिर आपको फिर से आपको वही प्रॉब्लम होगी। तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो नो डाउट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और आपको 80% मार्क्स लाने से कोई यहाँ पे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह अंतर आणविक वॉन्डरवॉल के कारण होता है और यह रासायनिक बंधन के निर्माण के कारण होता है। सेकेंड, यह विशिष्ट नहीं होता है और यह विशिष्ट होता है। निम्न तापक्रम पर अनुसरण करता है, तापक्रम बढ़ने से यह घटता है और रासायनिक अधिशोषण जो है उस तापक्रम पर अनुसरण करता है और तापक्रम बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, यानी कि भौतिक अधिशोषण जो है घटता है और रासायनिक अधिशोषण क्या है, बढ़ता है तापमान के बढ़ने से। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण जो है एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इधर बात की जाए रासायनिक अधिशोषण की तो उच्च एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होती है। भौतिक अधिशोषण की बात करें तो 5वां नंबर में पॉइंट है, उसे उच्च दाब बढ़ाता है तथा दाब घटने पर विअध्यशन होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में उच्च दाब बढ़ाता है और दाब घटने पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। 6 नंबर में देखेंगे, भौतिक में यह अवशोषक पर बहुसतह बनाता है और रासायनिक में देखेंगे अवशोषक पर केवल एकल सतह ही बनाता है। इंग्लिश में देखेंगे, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, इट इज कॉज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल फोर्सेज। ठीक है, फिजिकल वाला। और केमिकल जो है इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी फिजिकल एडसोसिएशन जो होता है इंटरमॉलिक्यूल वैन डर वाल फोर्स के द्वारा होता है और केमिकल एडसोसिएशन जो होता है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण होता है। फिजिकल एडसोसिएशन जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो इट इज़ फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है और उसका ऑपोजिट ये इट इज़ फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है और ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है, यानी इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो केमिकल का जो होगा वो भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि केमिकल में बात की जाए तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यानी कि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। 5th नंबर पॉइंट की बात की जाए तो फिजिकल में आपका हाई प्रेशर इंक्रीजेस इट्स डिक्रीज इन प्रेशर काउज डिजर्प्शन, यानी कि बोला जा रहा है हाई प्रेशर जो है इंक्रीजेज इट, इनसे बढ़ाता है, और डिक्रीज इन प्रेशर काउजेज डिस्ट्रप्शन। और उसकी बात की जाए केमिकल की तो हाई प्रेशर इंक्रीजेज इट बट नो इफेक्ट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर घटाने पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, केमिकल वाले में। और लास्ट पॉइंट है इसका, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर एट द एब्जर्वेंट, जबकि यहाँ बात की जाए इसका मल्टी लेयर होता है फिजिकल का, जबकि वही केमिकल की बात की जाए तो इसका सिंगल कलर यूनी लेयर होता है, एकल लेयर होता है, इट फॉर्म्स यूनी लेयर एट एब्जर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन देने से स्टूडेंट को परेशानी होती है कि शेर याद करने में नहीं बन पाता है, इसलिए मैं कम कम क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि डेली बेसिस पे आप याद करते रहें और आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो सके। क्योंकि क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि 100% एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा और आप एग्ज़ाम हॉल से हंसते हुए बाहर निकलोगे। ठीक है, अगर आप मेरी तैयारी मेरे वीडियो से संपूर्ण तैयारी कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में, एक एक क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, अगर आप उसे याद कर रहे हो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन जितना क्वेश्चन मैं एक वीडियो में करा देता हूँ, सभी क्वेश्चन अगर याद कर रहे हो तो एग्जामिनेशन हॉल से आपका चेहरा जो है बिल्कुल हंसते हुए निकलोगे। ठीक है, तो
उस दिन के बाद आप जो है पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर दे लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल पे ही वीडियो सर्च करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। सुबह के 10 बजे क्लास है आपकी हिंदी की, उसमें मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।